आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक फाइल अपलोडिंग एंड फाइल डाउनलोडिंग। कैसे हम सर्वलेट के द्वारा फाइल अपलोड एंड डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके बाद कैसे फ़िल्टर को हम यूज़ कर सकते हैं और फ़िल्टर का एडवांटेज क्या है और फ़िल्टर को यूज़ करने का रीज़न क्या है, यह हम डिटेल्स में देखेंगे। और लास्ट टॉपिक इज़ JSP, तो जावा सर्वर पेजेस। तो पहला टॉपिक इज़ फाइल अपलोडिंग। तो यह है फाइल अपलोडिंग। तो फाइल अपलोडिंग में हम एक लोकेशन बता देंगे, तो वहाँ पर हम फाइल अपलोडिंग कर सकते हैं। दैट इज वी विल स्पेसिफाई ए लोकेशन इन हार्ड डिस्क where user can upload files। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली एक HTML फाइल होगा। तो यहाँ पर क्लाइंट में एक HTML फाइल होगा, दैट इज़ फॉर एग्जांपल index.html। और यहाँ पर एक फॉर्म में हम कुछ इनपुट टाइप जो हम दे रहे थे, इनपुट टाइप का जो टाइप होगा यहाँ पर वो होगा फाइल। ओके, इतना दिन तक तो हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे थे, दैट इज़ फाइल नेम हम यूज़र को बताएंगे कि फाइल नेम देने के लिए। और यहाँ पर जो इनपुट टाइप होगा, दैट इज़ इनपुट टाइप इक्वल्स टू होगा फाइल। ओके, और इसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन होगा, दैट इज़ सबमिट। ओके, तो यह है सबमिट बटन। तो सबमिट बटन में क्लिक करने से ही ये फाइल अपलोड होगा। कहाँ पर? हम जो लोकेशन बताए थे, ये लोकेशन हम सर्वलेट पे बताएंगे। तो यहाँ पर होगा सर्वलेट, दिस इज द सर्वलेट। और यहाँ पर हम लोकेशन बताएंगे, तो इसके लिए एनोटेशन यूज़ करना होगा, दैट इज कॉल्ड @of multi-part config। ओके, तो ये हम बताते हैं कि ऐसा नाम क्यों है, मतलब ये पार्ट क्या है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि मल्टी पार्ट कॉन्फ़िग, तो हम थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ कि ये जो पार्ट लिख रहा हूँ, इस पार्ट का मीनिंग क्या है। तो मल्टी पार्ट कॉन्फ़िग, और इसके अंदर देना है लोकेशन इक्वल्स टू हार्ड डिस्क पर, जहाँ पर मतलब सर्वर में, सर्वर का हार्ड डिस्क में जिस ड्राइव और जिस फोल्डर के अंदर हमको ये फाइल अपलोड करना है, उसी लोकेशन को बताना होगा इस सर्वलेट के अंदर। ओके, दैट इज लोकेशन इक्वल टू, हम कुछ भी बोल सकता हूँ, से d:\/ से पिक्चर। ओके, तो इस पिक्चर फोल्डर के अंदर ये फाइल अपलोड हो जाएगा। ओके, तो मल्टी पार्ट कॉन्फ़िग लोकेशन इक्वल टू d:\/ पिक्चर। तो ये कहाँ पर देना होगा? ये हमारा जो सर्वलेट क्लास है, इसके ऊपर देना होगा। ओके, मतलब हमारा यहाँ पर जो सर्वलेट क्लास है, क्लास सर्वलेट, और एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट। ओके, तो इस क्लास के ऊपर देना होगा ये एनोटेशन। ओके, और इसके ऊपर तो और भी एक एनोटेशन रहेगा, दैट इज @of वेब सर्वलेट। ओके, वेब सर्वलेट। ओके, और इसके अंदर हमारा URL पैटर्न रहेगा से S1। और इसके नीचे हम इसके ऊपर भी दे सकता हूँ ये @of मल्टी पार्ट कॉन्फ़िग, ये एनोटेशन हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फाइल अपलोड करने के लिए। ओके, तो दैट मीन्स we need the annotation that is called @of multi-part config।
और इसके अंदर देना होगा लोकेशन जहाँ पर फाइल अपलोड होगा। और यहाँ पर ये क्लाइंट में index.html में यूज़र सबमिट बटन में क्लिक करेगा और इसके पहले ये फाइल को हम चूज़ करने दूंगा यूज़र को। यूज़र फाइल को चूज़ करेगा और ये रिक्वेस्ट जाएगा सर्वलेट में और ये फाइल अपलोड होगा। तो ये फाइल अपलोड करने का कुछ स्टेप्स है, तो अब हमको जानना होगा ये स्टेप्स क्या है। ओके, तो अब इसके बाद इस स्टेप्स पे आता हूँ, दैट इज स्टेप्स ऑफ फाइल अपलोडिंग। ओके, फाइल अपलोडिंग का जो स्टेप्स दैट इज स्टेप्स होगा। ओके, तो पहले यह जो हम index.html फाइल हमने क्रिएट किए थे, दैट इज index.html। तो यहाँ पर हम एक भी फाइल टाइप यूज कर सकते हो, मतलब जो फाइल बोलने का मतलब फाइल चूज करने का जो बटन हम यूज कर रहे हैं दैट मीन्स इनपुट टाइप, या हम एक भी बोल सकता हूँ, मल्टीपल फाइल भी अपलोड कर सकता हूँ। ओके, दैट इज इनपुट टाइप। यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल, ये एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। और नेम भी होगा यहाँ पर, दैट इज नेम इक्वल्स टू से f1। ओके, तो ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहले हम एक ही करके दिखाता हूँ और उसके बाद मल्टीपल फाइल लेकर हम अपलोड करूँगा। ओके, तो यहाँ पर हमने इनपुट टाइप लिया है फाइल एंड नेम इक्वल्स टू f1 और नीचे है सबमिट बटन। यस, सबमिट बटन। ओके, तो अब क्या करना होगा, तो ये जो फाइल अपलोड होता है ये एक पार्ट के रूप में अपलोड होता है। ओके, तो ये फाइल जाता है रिक्वेस्ट के अंदर। हम तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट सर्वलेट में आ रहा है, दैट इज यहाँ पर है सर्वलेट। ओके, तो index.html से रिक्वेस्ट आ रहा है सर्वलेट में। तो ये फाइल कहाँ पर आएगा, ये एक पार्ट के रूप में आता है। ओके, मतलब हमको ये कलेक्ट करना होगा, ये रिक्वेस्ट डॉट एक मेथड यहाँ पर कॉल करना होगा, दैट इज गेट पार्ट। ओके, अगर एक फाइल हम अपलोड कर रहा हूँ तो हमको कॉल करना है गेट पार्ट, और अगर मल्टीपल फाइल हम अपलोड कर रहा हूँ तो हमको कॉल करना है गेट पार्ट्स। ओके, एक एस देना होगा। तो हम तो अभी एक ही फाइल अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए कॉल करना होगा गेट पार्ट। और ये जो रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, दैट इज पार्ट इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। दैट इज हमको यहाँ पर लिखना होगा कि पार्ट का पी कैपिटल है, से पार्ट पी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पार्ट। ओके, तो हमको यहाँ पर कॉल करना होगा गेट पार्ट मेथड। तो गेट पार्ट रिटर्न्स ऑब्जेक्ट ऑफ पार्ट इंटरफेस। ओके, पार्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है गेट पार्ट, और इस गेट पार्ट के अंदर ही ये फाइल रहेगा। ओके, तो और ये हम पार्ट इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल लिया है, दैट इज पी, इसके अंदर ये स्टोर किया है। ओके, पार्ट ऑब्जेक्ट। तो अब इस पार्ट ऑब्जेक्ट से हमको फाइल नेम को निकालना है, इस पार्ट के अंदर ही है फाइल नेम। ओके, inside this part there is the uploaded file। ओके, हमने जो फाइल अपलोड किया है यह है इस पार्ट के अंदर, मतलब पार्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ओके, यह है पार्ट ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर है फाइल नेम, फॉर एग्जांपल से sample.txt फाइल हमने अपलोड किया है,
दैट इज अपलोडेड sample.txt। तो इस पार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर है sample.txt। तो अब इस नाम को निकालना है इस पार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो यह हम कैसे करूँगा, इसको करने के लिए फिर से एक मेथड कॉल करना होगा। ये मेथड है पार्ट इंटरफेस के अंदर। ओके, तो पार्ट इंटरफेस के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है गेट सबमिटेड फाइल नेम। गेट सबमिटेड फाइल नेम, तो ये किसके अंदर है, ये पार्ट इंटरफेस के अंदर, और ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। दैट इज फाइल नेम का, हमने जो फाइल अपलोड किया है उसका नाम रिटर्न करता है, और ये तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। इसके लिए हमको यहाँ पर लिखना होगा दैट इज स्ट्रिंग से एफ नेम एक वेरिएबल ले रहा हूँ, एफ नेम इक्वल्स टू यहाँ पर p डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम। ओके, ये जो पार्ट इंटरफेस का p जो रेफरेंस वेरिएबल हमने लिया है, इस रेफरेंस वेरिएबल से हम गेट सबमिटेड फाइल नेम को कॉल कर रहा हूँ। ओके, तो दिस मेथड इज इन this method is inside part interface। ओके, तो अब हमारा फाइल नेम मिल गया, और फिर से एक मेथड को कॉल करना होगा। इस हमने जो फोल्डर का नाम बोला था सर्वलेट इस @ मल्टीपार्ट कॉन्फ़िग के ऊपर। ओके, यहाँ पर @ मल्टीपार्ट कॉन्फ़िग, और इसके अंदर लोकेशन इक्वल्स टू, हमने बोला था कि d:\picture। ओके, तो ये लोकेशन बोला था, तो इस लोकेशन के अंदर अभी राइट करना है। ये फाइल नेम जो हमको मिला, ये एफ नेम के अंदर ये फाइल नेम अभी ये लोकेशन में राइट करना है। ओके, यहाँ पर लोकेशन। ओके, तो अब राइट करने के लिए और एक मेथड कॉल करना होगा, वो भी पार्ट इंटरफेस के अंदर ही है। दैट इज कॉल्ड p.write। ओके, और इसके अंदर आर्गुमेंट देना है फाइल नेम, जो फाइल को हम अपलोड करना चाहता हूँ। तो ये राइट मेथड भी है पार्ट इंटरफेस के अंदर। राइट मेथड इज इनसाइड पार्ट इंटरफेस। ओके, तो यही हमारा मेथड्स। दैट इज पहला मेथड है गेट पार्ट, ये किसके अंदर है, यह है सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के अंदर। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन इज गेट सबमिटेड फाइल नेम। ओके, तो ये किसके अंदर है, यह है पार्ट इंटरफेस के अंदर। p.get submitted फाइल नेम हमको कॉल करना है, और ये रिटर्न करता है फाइल का नाम जो यूजर अपलोड किया है, और ये हमने इस एफ नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। और इसके बाद जो थर्ड मेथड कॉल करना है दैट इज राइट। ये मेथड है पार्ट इंटरफेस के अंदर। ओके, और ये क्या करेगा, यूजर जो फाइल अपलोड किया है उस अपलोडेड फाइल को हमने इस लोकेशन जो पैरामीटर, इस लोकेशन में जो वैल्यू बोला है दैट इज d:\picture, इस फोल्डर के अंदर ये राइट कर देगा। ओके, लोकेशन में जो फोल्डर का नाम बोला है उसी फोल्डर के अंदर ये राइट कर देगा, और इसके लिए हमको ये एनोटेशन यूज करना है दैट इज @multipart config। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हो कि 3 मेथड का जरूरत है। पहला इज गेट पार्ट, दूसरा है गेट सबमिटेड फाइल नेम, एंड तीसरा है राइट। तो यही है हमारा फाइल अपलोडिंग का स्टेप्स, और ये हम करके देखता हूँ। पहले एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, फाइल न्यू डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, और इसका नाम दिया कि अपलोड
से 3 और फिनिश। ओके, अपलोड 3 प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर सोर्स मेन जावा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू एंड सर्वलेट और क्लास का नाम देता हूँ सर्व1 एंड फिनिश। ओके, तो ये कमेंट हम हटा देता हूँ। ओके, तो अब इसके बाद एक HTML फाइल भी क्रिएट करना है। तो अपलोड 3 प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू एंड HTML फाइल और इसका नाम दे दिया इंडेक्स .html एंड फिनिश। अब यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करना है, इट इज फॉर्म और एक्शन में देना है सर्वलेट1 का जो URL, इसको S1 कर दिया और यहाँ पर S1। तो और भी एक कंडीशन है यहाँ पर, जब हम फाइल को अपलोड कर रहा हूँ फॉर्म का मेथड पोस्ट होना चाहिए, तो इसीलिए सर्वलेट1 का मेथड भी पोस्ट ही करना होगा। ये गेट मेथड से ये नहीं चलेगा। ओके, तो ये मेथड पोस्ट करना है। मतलब यहाँ पर जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर फाइल अपलोडिंग। Okay, number 1 is form method must be post. Okay, और second is और भी एक पैरामीटर चाहिए, तो उसका नाम है enc type, मतलब encryption type। तो इसका भी ये भी फॉर्म में देना होगा। ओके, तो फॉर्म का ये पैरामीटर है, तो दैट इज enc type इक्वल्स टू, ये करना है कि मल्टी पार्ट कॉन्फ़िग। ओके, मल्टी पार्ट स्लैश देकर फॉर्म डेटा। ओके, फॉर्म हाइफन डेटा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो हम जो फॉर्म के थ्रू हम जो डेटा भेजता हूँ, मतलब हर इनपुट टाइप यहाँ पर पार्ट बोला जाता है। ओके, ये पार्ट क्या होता है? पार्ट है हम ये जो index.html, मतलब हर HTML फाइल में जितना हम इनपुट बॉक्स बोल रहा हूँ सभी है पार्ट। ओके, तो मतलब every component in the HTML file is called a part। ओके, मतलब ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट बोल रहा हूँ ये भी एक पार्ट है, और इनपुट टाइप से रेडियो बटन, ओके, तो लिस्ट बॉक्स जो भी हम बोलता हूँ तो सभी एक एक पार्ट है। तो यहाँ पर हर मतलब एक से ज़्यादा पार्ट हम भेज सकता हूँ, एक भी पार्ट भेज सकता हूँ और एक से ज़्यादा भी पार्ट भेज सकता हूँ। इसके लिए एन्क्रिप्शन टाइप को करना है मल्टी पार्ट, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट और पार्ट हम भेज सकता हूँ HTML फाइल से सर्वर में। ओके, इसके लिए एन्क्रिप्शन टाइप करना होगा मल्टी पार्ट। तो HTML फाइल के अंदर जितना कंपोनेंट है सभी को हम पार्ट बोलता हूँ। ओके, तो यही है हमारा दो कंडीशन। पहला है फॉर्म का मेथड पोस्ट होना चाहिए, ये गेट मेथड में काम नहीं करेगा। और दूसरा है एन्क्रिप्शन टाइप को करना है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। तो अब यहाँ पर HTML फाइल में स्पेस देकर मेथड इक्वल्स टू पोस्ट एंड स्पेस देकर एन्क्रिप्शन टाइप एंक टाइप। तो यहाँ पर तो एप्लीकेशन XWW ये सब बोल रहा है, तो हमको ये लिखना है कि मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ओके, बस। और इसके बाद हमको देना है इनपुट टाइप, एंड इसका टाइप अभी होगा फाइल। ओके, और नेम देना है नेम इक्वल्स टू F1 और ब्रेक
और एक सबमिट बटन होगा, दैट इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ओके, तो हम अभी एक ही फाइल अपलोड कर रहा हूँ, तो इसके लिए हमने एक ही फाइल इनपुट बॉक्स लिया हूँ, और एक से ज़्यादा भी ले सकता हूँ, यह हम थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ। और अभी सर्वलेट 1 में भी हमने डू पोस्ट यूज़ किया है। और इसके बाद हम ये जो एनोटेशन, ये तो वेब सर्वलेट, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, और इसके ऊपर लिख रहा हूँ कि मल्टी पार्ट कॉन्फ़िग, मल्टी पार्ट कॉन्फ़िग, और ब्रैकेट के अंदर देना है लोकेशन। ओके, ये स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में देना पड़ेगा। लोकेशन इक्वल्स टू से :/पिक्चर। ओके, तो हम हार्ड डिस्क के अंदर एक फोल्डर यहाँ पर है हमारा, दैट इज डी ड्राइव के अंदर एक पिक्चर हम बना लेता हूँ। ओके, तो एक नया फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर, दैट इज पिक्चर। ओके, तो अब ये पिक्चर फोल्डर के अंदर ये हमारा फाइल अपलोड होगा। ओके, तो अभी इसको ओपन करके रखता हूँ, यह अभी एम्प्टी है, कुछ नहीं है। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर फाइल आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हमको तो रिक्वेस्ट से हमको गेट पार्ट कॉल करना है। तो अभी तो गेट पैरामीटर कर रहा था, इसके पहले जो प्रोग्राम लिख रहा था वहाँ पर तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कर रहा था, तो लेकिन अभी पैरामीटर नहीं करना है, अभी करना है रिक्वेस्ट डॉट गेट पार्ट। तो इस रिक्वेस्ट को हम छोटा कर देता हूँ, REQ कर दिया। ओके, और इसको भी छोटा कर दिया, सर्वलेट से 1 कर दिया। और अभी रिक्वेस्ट डॉट गेट पार्ट। ओके, तो यहाँ पर दो मेथड है, दैट इज वन इज गेट पार्ट एंड अनदर इज गेट पार्ट्स। तो अभी हम गेट पार्ट को कॉल कर रहा हूँ, मतलब एक ही फाइल अपलोड कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो पैरामीटर होगा दैट इज स्ट्रिंग नेम। ओके, और गेट पार्ट्स में कोई पैरामीटर नहीं है। तो पहला है गेट पार्ट, और यहाँ पर जो नेम होगा दैट इज हमने index.html में जो नाम दिया है दैट इज f1। ओके, यही हमारा पैरामीटर है। तो ये तो स्ट्रिंग पैरामीटर है, दैट इज डबल कोट्स के अंदर f1 एंड सेमीकोलन, और ये रिटर्न करता है पार्ट। ओके, पार्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो इसीलिए हमको एक पार्ट इंटरफेस का रेफरेंस लेना है, दैट इज पार्ट p इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पार्ट। तो ये अभी एरर दे रहा है, इसके लिए जो इंटरफेस जो पैकेज दैट इज javax.servlet.http, इसको इंपोर्ट करना होगा, javax.servlet.http। ओके, तो पार्ट के अंदर हमारा फाइल आ गया। ओके, पार्ट p इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पार्ट ऑफ f1, ये करने से पार्ट के अंदर फाइल नेम आ गया। और इसके बाद क्या करना होगा, हमको उस फाइल नेम को चाहिए। ओके, इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो फाइल नेम है, तो अब इस फाइल नेम को हमको निकालना है, और इसको करने के लिए p डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम। ओके, वो फाइल नेम को हम निकालूंगा, और ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ओके, और सो यहाँ पर फाइल नेम को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेता हूँ f नेम। तो स्ट्रिंग f नेम इक्वल टू p डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम। तो फाइल नेम भी मिल गया, और अब जो तीसरा स्टेप वो है इस फाइल नेम को लिखना है। ओके, राइट करना है। कहाँ पर, ये जो लोकेशन हमने यहाँ पर बताया दैट इज :/पिक्चर, इस लोकेशन में इस फाइल नेम को f नेम को लिखना है। तो वही हमारा थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में p डॉट राइट। ओके, p डॉट राइट, और इसका जो पैरामीटर हुआ है फाइल नेम। तो फाइल नेम मतलब ये f नेम, तो यही हम
बता दूंगा एफ नेम। तो अब ये फंक्शन राइट फंक्शन इस एफ नेम को इस लोकेशन में, मतलब डी ड्राइव के अंदर पिक्चर फोल्डर इस लोकेशन में राइट कर देगा, तो तभी हमारा अपलोड हो जाएगा। तो यही हमारा 3 स्टेप्स। तो पहले तो गेट पार्ट करके हम HTML का जो F1 जो नेम प्रॉपर्टी, इस नेम प्रॉपर्टी का जो वैल्यू, मतलब फाइल जो यूज़र ने अपलोड किया है, चूज़ किया है, उसी फाइल को हम HTML फाइल से, मतलब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से निकलकर हम पार्ट ऑब्जेक्ट से स्टोर किया। ओके, ये तो था पहले रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से निकलकर हमने पार्ट ऑब्जेक्ट में रखा, इसीलिए है पार्ट p इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पार्ट। यहाँ पर हमने क्या किया, पहला स्टेप में हम क्या कर रहा हूँ, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द फाइल फ्रॉम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से फाइल नेम को निकाल रहा हूँ। ओके, एंड उसके बाद क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ। ओके, एंड स्टोरिंग इनसाइड पार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, पार्ट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से निकालकर पार्ट ऑब्जेक्ट में रख रहा हूँ, इसीलिए है पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप किस लिए है कि पार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो फाइल है उसका नाम को निकालना चाहिए। ओके, दैट इज एक्सट्रैक्टिंग द फाइल नेम फ्रॉम पार्ट ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑब्जेक्ट से फाइल नेम को निकाल रहा हूँ। और इसके बाद जो थर्ड स्टेप यह है, इस फाइल नेम को इस लोकेशन में राइट कर रहा हूँ, दैट इज राइटिंग द फाइल in the mentioned location. Okay, mentioned location in the annotation में जो लोकेशन बताया था उसी लोकेशन में राइट कर रहा हूँ, राइटिंग द फाइल इन द मेंशन लोकेशन इन द एनोटेशन। तो ये है हमारा थर्ड स्टेप। और अभी देखता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो हमने ये अपलोड 3 किया है एंड रन एज सर्वर एंड फिनिश। ओके, तो ये हमारा HTML फाइल आ गया। चूज फाइल बोला है, नो फाइल चूजन, हमको यहाँ पर क्लिक करना है और जो चाहे हम ये फाइल बोल सकते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर ले लेते हैं, दैट इज पिक्चर, और ये C2 ले लिया। एक ही फाइल हम अपलोड कर सकता हूँ, अभी एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो C2 कर दिया, C2.jpg चूज हो गया और इस फोल्डर के अंदर अभी ब्लैंक है और ये सबमिट कर दिया और ये सबमिट हो गया। कुछ मैसेज तो नहीं आएगा। और यहाँ पर देखता हूँ, सबमिट, पर अभी नहीं आया कुछ। पिक्चर यहाँ पर फॉर्म का बॉडी यहाँ पर क्लोज हो गया था। ओके, और ये इनपुट टाइप ये फॉर्म का बाहर चला गया, इसके लिए ऐसा हुआ। तो फिर से चलाता हूँ।
upload 3 run as server। और ये सबमिट बटन में क्लिक कर दिया और ये सर्वलेट 1 में आ गया। और अब देखता हूँ फोल्डर अपलोड, यहाँ पर एक मैसेज है, इट इज अनएक्सपेक्टेड आउटपुट डेटा इस IO एक्सेप्शन। और ये थोड़ा नेक्स्ट और एक सर्वलेट ये चल रहा है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। okay। तो ये जो कुछ और अगर प्रोजेक्ट ओपन है तो इसको भी बंद करना है, अपलोड 3 नाम का। तो ये जो है और सर्वलेट 1 जो है या सर्वलेट 6 ये भी चल रहा है। ओके, ये सर्वलेट 6 को बंद करना होगा, दैट इज क्लोज प्रोजेक्ट। ओके, और ये फिर से रन कर रहा हूँ। ओके, अपलोड 3 रन एज सर्वर। ओके, चूज फाइल एंड से C3 कर दिया और सबमिट सर्वलेट 1 या अपलोड 3 का चल रहा है और यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अभी हमारा फाइल अपलोड हो गया। ओके, इसको अगर बढ़ा दें लार्ज आइकन, ओके, तब पिक्चर में हमारा C3 अपलोड हो गया। तो इसको डिलीट करके फिर से कर रहा हूँ, तो डिलीट कर दिया और अभी चल रहा है ये। यहाँ पर फिर से फॉर्म में जाता हूँ और चूज फाइल, यहाँ पर से C6 कर दिया और सबमिट और ये अपलोड हो गया C6। तो ऐसा करके हम फाइल को अपलोड कर सकता हूँ इन जावा एंड सर्वलेट। ओके, तो एक फाइल इनपुट बॉक्स देना है और मेथड को पोस्ट करना है और एन्क्रिप्शन टाइप ये होना है कि मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये गेट रिक्वेस्ट के साथ काम नहीं करता है और एन्क्रिप्शन टाइप भी मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ही होना है। ओके, क्योंकि हम मल्टीपल पार्ट बोल रहा हूँ। ओके, और सर्वलेट में पहले तो चाहिए एनोटेशन, दैट इज @ मल्टी पार्ट कॉन्फ़िग, और लोकेशन में बोलना है एक फोल्डर का नाम जहाँ पर अपलोड होगा। और इसके बाद तो 3 स्टेप्स होना है जो हमने देखा कि पहले रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से जो फाइल नेम हमने फाइल को अपलोड किया है इसको निकालना है और इसको पार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना है। ओके, और दूसरा स्टेप है उस पार्ट ऑब्जेक्ट से फाइल का नाम को निकालना है यूजिंग गेट सबमिटेड फाइल नेम इस मेथड से। और जो नेम हमको मिला उसी नेम को हमको इस लोकेशन में राइट कर देना है, दैट इज p.write ऑफ फाइल नेम, तभी हमारा फाइल अपलोड हो जाएगा। तो यह तो एक ही फाइल अपलोड किया है, अब हम मल्टीपल फाइल अपलोड करूंगा। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज uploading multiple files। ओके, तो मल्टीपल फाइल के लिए हमारा जो दूसरा मेथड चाहिए दैट इज गेट पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं है, विदाउट एनी आर्गुमेंट गेट पार्ट्स। तो ये रिटर्न क्या करता है, ये कलेक्शन रिटर्न करता है। ओके, collection of parts। okay, it returns a collection of parts, collection of part object, collection of part objects रिटर्न करता है। तो इसके लिए हमको एक कलेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। ओके, कलेक्शन है कि इंटरफेस, कलेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो इसको हम जेनरिक कर लेता हूँ, तो अदरवाइज इसको फिर से टाइप कास्ट करना होगा। तो इसको हम जेनरिक कर लेता हूँ, दैट इज कलेक्शन ऑफ पार्ट, और इसका नाम हम कुछ भी दे सकता हूँ, C कर दिया। ओके, तो हमको ऐसा लिखना है दैट इज कलेक्शन, इसका जो टाइप इसको हम पार्ट कर दिया
मतलब इसको जेनरिक कर दिया, मतलब इसके अंदर अभी जो ऑब्जेक्ट आएगा सभी पार्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। ओके, मतलब फिर से टाइप कास्ट करने का ज़रूरत नहीं। तो इसका रेफरेंस वेरिएबल दिया सी एंड इक्वल टू गेट पार्ट्स। क्या होगा, ये गेट पार्ट्स कहाँ पर है, ये रिक्वेस्ट के अंदर है। ओके, तो हम रिक्वेस्ट से इसको निकाल रहा हूँ। ओके, दैट इज यहाँ पर लिखना होगा कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पार्ट्स। ओके, तो यहाँ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से पार्ट को निकल कर कलेक्शन में रखना। दैट मीन्स पहले तो रिक्वेस्ट में है, यह है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत सारे फाइल्स है। यहाँ पर है फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। ओके, तो 3 फाइल सपोज हम अपलोड कर रहा हूँ, सब है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब इससे निकल कर हमको रखना है इस कलेक्शन के अंदर। ओके, दैट इज कलेक्शन ऑफ पार्ट एंड सी। ओके, कलेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर ये हमने स्टोर कर दिया। ओके, तो अब ये सभी फाइल ये कलेक्शन में चला गया, और अब ये सी से मतलब कलेक्शन ऑब्जेक्ट से हमको निकालना है। तो ये इसमें तो बहुत सारे फाइल्स है, तो इसको निकालने के लिए हमको एक लूप चलाना पड़ेगा। ओके, अभी तो सिंगल लाइन में नहीं होगा, एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर तो एक से ज़्यादा फाइल है। ओके, तो इसीलिए हमको एक लूप चलाना पड़ेगा, दैट इज फॉर। तो छोटा फॉर ईच जो लूप है, दैट इज शॉर्टकट जो लूप है, उसी को चला देता हूँ। तो फॉर पार्ट ऑफ पी कर देता हूँ, कोलॉन देकर ये जो सी। ओके, तो मतलब सी को हम लूप से चला रहा हूँ, और हर एक इटरेशन में एक एक करके एक एक फाइल आएगा और पी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो एक एक पार्ट आएगा और इस पार्ट में स्टोर होगा। ओके, और पार्ट से उस फाइल नेम को निकालना है। तो मतलब पहला इटरेशन में तो पहला पार्ट आएगा और इस पी में स्टोर होगा, और उस पी से हमको फिर से वो गेट सबमिटेड फाइल कॉल करना है, गेट सबमिटेड फाइल नेम। ओके, और ये तो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो इसके लिए हमको फिर से एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, दैट इज स्ट्रिंग एफ नेम, जो हमने पहले ही किया था वही करूँगा, सिर्फ इस लूप के अंदर करना है। ओके, तो हम पहला पार्ट का फाइल नेम को निकाला। ओके, ये जो फाइल नेम आया ये पहला पार्ट का आया, तो और इस पार्ट का जो फाइल नेम इसको लिखना होगा उस लोकेशन में जो एनोटेशन में बोला है, दैट इज पी डॉट राइट को कॉल करूँगा और इसके अंदर एफ नेम, और ये लोकेशन में पहला पार्ट का फाइल नेम वो लिख देगा। और ऐसा करके दूसरा पार्ट आएगा और पी में स्टोर होगा। नेक्स्ट इटरेशन में, सेकेंड इटरेशन में दूसरा पार्ट आएगा और पी में स्टोर होगा, और फिर से उस पार्ट का जो फाइल नेम सेकेंड पार्ट का उसको निकल कर हमने एफ नेम में रखूँगा, और पी डॉट राइट से उस सेकेंड फाइल नेम को हम लोकेशन में राइट कर दूंगा। और ऐसा करके थर्ड इटरेशन में थर्ड पार्ट आएगा और पी में स्टोर होगा, और उस पी का फिर से फाइल नेम को निकालूंगा यूजिंग गेट सबमिटेड फाइल नेम, और उस थर्ड फाइल को हम राइट कर रहा हूँ उस लोकेशन में जो एनोटेशन में बोला है। okay. तो ऐसा करके इस लूप चलाकर हमको अभी करना है। तो अब फिर से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम और भी 2 फाइल इनपुट बॉक्स ले लूँगा, दैट इज F2 एंड F3। ओके, सबमिट बटन तो एक ही रहेगा, फाइल नेम बॉक्स 3 ले हम। और इसके बाद सर्वलेट 1 में यहाँ पर एक लूप चलाना होगा, तो गेट पार्ट तो नहीं होगा, अभी गेट पार्ट्स होगा। ओके, तो अब इसको अभी कमेंट कर दिया, और फिर से कर रहा हूँ, दैट इज रिक्वेस्ट
डॉट गेट पार्ट्स। ओके, अभी नीचे का सेकंड जो फंक्शन इसको लेना है, ये कलेक्शन ऑफ पार्ट रिटर्न कर रहा है। ओके ओके, और इसको स्टोर करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए कलेक्शन, और इसको हम जेनरिक कर रहा हूँ, दैट इज पार्ट और सी। तो कलेक्शन को हमें इंपोर्ट करना है, दैट इज ये जावा डॉट यूटिल पैकेज में है, दैट इज इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। तो कलेक्शन को इंपोर्ट कर दिया यहाँ पर। ओके, तो और अब लूप चलाना है, दैट इज फॉर पार्ट पी कोलॉन से सी, और इसके अंदर पहले पी से हमको फाइल नेम को निकालना है। तो इसी हम लाइन को कॉपी कर दूंगा, ये तो सेम ही होगा, ये और दूसरा लाइन भी सेम ही होगा, ओके ये भी सेम होगा और ये भी सेम ही होगा। तो हम कॉपी कर सकता हूँ। ओके, तो सिर्फ ये दो लाइन लूप के अंदर बोलना है, यही एक डिफरेंस। ओके, बाकी तो सब सेम ही है, और जितना फाइल हम अपलोड कर रहा हूँ सभी अपलोड हो जाएगा इसी लोकेशन में। तो हम यहाँ पर जो है इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब फिर से चला रहा हूँ, रन एज सर्वर एंड फिनिश। ओके, तो अब यहाँ पर 3 फाइल इनपुट बॉक्स आ गया, और पहला से चूज कर रहा हूँ से C1, और इसके बाद से F2 का कर दिया, और इसके बाद से F5, C1, F2 एंड F5 एंड सबमिट। ओके, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, और इस फोल्डर में ये तीनों फाइल अपलोड हो गया। तो ऐसा करके हम जितना चाहे फाइल अपलोड कर सकता हूँ। तो index.html में उतना फाइल इनपुट बॉक्स बोल देना है, तभी हम जितना चाहे फाइल अपलोड कर सकता हूँ। ओके, तो हमको उस टाइम में गेट पार्ट्स को कॉल करना होगा, अगर मल्टीपल फाइल हम अपलोड कर रहे हैं तो। ओके, तो ये है हमारा फाइल अपलोडिंग। ओके, एनी डाउट अप टू दिस? ओके, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज फाइल डाउनलोडिंग। फाइल अपलोडिंग का जो उल्टा, दैट इज डाउनलोडिंग। ओके, तो अब देखना कि डाउनलोडिंग करने का क्या क्या कंडीशंस है। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल डाउनलोडिंग। फाइल डाउनलोडिंग का कंडीशंस क्या है पहले देखते थे। कंडीशंस, तो पहला कंडीशन जो है नंबर 1 और पहला स्टेप, कंडीशंस और स्टेप्स। पहला स्टेप है कि रेस्पॉन्स का हमको हेडर सेट करना है, कि सेट द हेडर ऑफ रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का हेडर को सेट करना है। तो हेडर क्या होता है कि पहले तो अगर कुछ हेडर सेट नहीं किया, ये तो ब्राउज़र में दिखाता है, मतलब आउटपुट जो देता है बाय डिफ़ॉल्ट। रेस्पॉन्स कहाँ पर आउटपुट देता है? ब्राउज़र में आउटपुट देता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट रेस्पॉन्स गिव्स द आउटपुट इन ब्राउज़र। तो इसको हम बोलता हूँ कि इनलाइन। ओके, ये जो बिहेवियर इसको बोलता हूँ कि इनलाइन बिहेवियर, ये ब्राउज़र में आउटपुट देता है। लेकिन अभी हमको ब्राउज़र में आउटपुट नहीं देना है, हमको कहाँ पर देना है? हार्ड डिस्क में देना है। मतलब ये तो डाउनलोड होगा, मतलब डाउनलोड होगा तो हार्ड डिस्क में आएगा। तो ये हार्ड डिस्क में लिखना है अभी। तो नाउ हमको क्या करना है?
नाउ आउटपुट कहाँ पर जाएगा, आउटपुट शुड बी written inside हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क में लिखना है आउटपुट को। तो इसको हम बोलता हूँ कि अटैचमेंट। ओके, इट इज कॉल्ड अटैचमेंट। ओके, अटैचमेंट करना, हार्ड डिस्क में लिखना, इसको क्या होता है कि अटैचमेंट। और ब्राउज़र में लिखना का जो काम, इसको बोलता हूँ इनलाइन। तो ये हमको कहाँ पर करना है, हमको एक मेथड कॉल करना होगा, दैट इज सेट हेडर। ओके, यह है सर्वलेट रेस्पॉन्स इंटरफेस के अंदर। दैट मीन्स एक मेथड को कॉल करना है, दैट इज रेस्पॉन्स डॉट सेट हेडर। और ब्रैकेट में यहाँ पर दो पैरामीटर है, वन इज नेम एंड अनदर इज वैल्यू। पहला है नेम एंड दूसरा इज वैल्यू। ओके, तो अब हमको लिखना है कि रेस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, और ब्रैकेट में ये दोनों ही स्ट्रिंग है। तो पहला जो नेम होगा वो होगा, ये फिक्स्ड है, दैट इज कंटेंट हाइफन डिस्पोजिशन। ओके, और कॉमा देकर सेकेंड जो आर्गुमेंट होगा वो होगा, ये भी स्ट्रिंग है, तो ये भी डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है, दैट इज पहला है अटैचमेंट। ओके, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट का मतलब ये है कि हार्ड डिस्क में लिखना चाहता हूँ, मतलब डाउनलोड कर रहा हूँ। और ये यही बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन रहता है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है इनलाइन, और हम इसको चेंज करके अटैचमेंट कर रहा हूँ। और इसके बाद एक सेमीकोलन देना होगा, और इसके बाद फाइल नेम को बोलना है। ओके, दैट इज फाइल नेम इक्वल्स टू, तो हम जो फाइल नेम डाउनलोड करूँगा ये तो फिक्स्ड ही, जो फाइल हमको यूज़र को डाउनलोड करना दूंगा ये तो फिक्स्ड ही होगा। तो हम इसको सब कुछ भी नाम दे देता हूँ। तो हम अभी टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ, तो कुछ भी फाइल हम डाउनलोड कर सकता हूँ। इसके लिए भी और एक काम है, वो भी हम देखूंगा थोड़ी देर बाद। तो हम अभी टेक्स्ट फाइल को लेकर काम कर रहा हूँ, दैट इज sample.txt, और इसके बाद ये डबल कोटेशन ख़त्म करना होगा। तो यही हमारा response डॉट सेट हेडर। ओके, पहला है कंटेंट हाइफन डिस्पोजिशन, और कॉमा देकर कोटेशन के अंदर अटैचमेंट, और सेमीकोलन देकर फाइल नेम इक्वल्स टू sample.txt, जो फाइल हम डाउनलोड करना चाहता हूँ, और ब्रैकेट को क्लोज करना है, दैट इज क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, तो ये हमारा सेट हेडर। और दूसरा है हमको कंटेंट टाइप सेट करना है। नंबर 2, सेट द कंटेंट टाइप। ओके, तो कंटेंट टाइप सेट तो हम पहले ही देख चुका हूँ, दैट इज रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। ओके, तो ये अगर टेक्स्ट फाइल कर रहा हूँ तो टेक्स्ट /html हमने जो पहले किया था वही करूँगा। और अगर कोई दूसरा टाइप का फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, मतलब वीडियो और ऑडियो और इमेज, तो इसके लिए जो जो होगा, दैट इज फॉर एग्जांपल फॉर से इमेज डाउनलोडिंग। तो इमेज डाउनलोड करने के लिए हमको करना होगा इमेज स्लैश, और इमेज फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो बोलना है, मतलब से JPEG अगर डाउनलोड कर रहा हूँ तो इमेज स्लैश JPEG, और अगर BMP को डाउनलोड कर रहा हूँ तो इमेज स्लैश BMP, ऐसा करके हमको एक्सटेंशन को बोलना होगा, फाइल एक्सटेंशन। और अगर वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, वीडियो डाउनलोड करने के लिए होगा वीडियो स्लैश से MP4 फाइल हम डाउनलोड कर रहा हूँ, तो वीडियो स्लैश MP4। और अगर ऑडियो को करना है तो ऑडियो, तो ऑडियो के लिए हमारा होगा ऑडियो स्लैश से MP3,
तो ये हमारा फाइल डाउनलोडिंग का जो कंटेंट टाइप, ओके, ये हमारा कंटेंट टाइप। तो अब कंटेंट टाइप को सेट कर दिया, और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप दैट इज, अब इस फाइल को हमें रीड करना है। हमने जो फाइल को बोल रहा हूँ, इस फाइल को रीड करना है। तो अभी तो ये फाइल हार्ड डिस्क के अंदर है, हार्ड डिस्क मतलब सर्वर के अंदर है। सर्वर से ये डाउनलोड होगा क्लाइंट में, ओके, मतलब सर्वर से रीड करना है। नाउ दैट इज रीड द फाइल which has to be downloaded, which has to be downloaded from, कहाँ से, सर्वर से, सर्वर हार्ड डिस्क से। सर्वर हार्ड डिस्क से हमको रीड करना है। रीड द फाइल which has to be downloaded from the server hard disk। तो इसको रीड कैसे करूँगा, इसको, ये तो कुछ भी फाइल हो सकता है, मतलब इमेज, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको रीड करना है फाइल इनपुट स्ट्रीम से, ओके। फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है उससे हमको रीड करना है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम हम किस लिए यूज़ करता हूँ, बाइनरी फाइल के लिए। ये तो सभी बाइनरी फाइल है, इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये सब तो बाइनरी फाइल है। बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए हम जो यूज़ करता हूँ दैट इज फाइल इनपुट स्ट्रीम, ओके। फाइल इनपुट स्ट्रीम से FIS लिया, इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, और ब्रैकेट पे बोलना है कि फाइल का नाम। तो फाइल का नाम हमने जो यहाँ पर लिया कि sample.txt। तो अब अभी इसी को बोलता हूँ sample.txt, ओके। तो हमने अभी क्या किया कि सर्वर का हार्ड डिस्क से फाइल को रीड किया, और इसके बाद ये तो हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, अभी रीड नहीं हुआ, जस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ऑब्जेक्ट बना के बाद रीड करना होगा। तो नाउ रीड, दैट इज फॉर नाउ रीड इट। तो रीड करने के लिए हम तो, ये तो बाइट में है, मतलब बाइट में भी हो सकता है, मतलब ये तो पिक्चर, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है। तो ये बाइट का फॉर्म में रीड करना है, ओके। ये तो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं भी हो सकता है, तो इसीलिए हर फाइल को बाइट में ही रीड करना है। तो इसीलिए हम एक मेथड कॉल करूँगा, पूरा बाइट को रीड करना है, मतलब इस फाइल के अंदर जितना बाइट्स है टोटल बाइट को रीड करना है, मतलब ऑल बाइट्स को रीड करना है। तो इसीलिए एक मेथड है दैट इज रीड ऑल बाइट्स, मतलब एक फाइल के अंदर जितना बाइट्स है सभी बाइट को रीड करना है, मतलब पूरा फाइल को रीड करना है इन द फॉर्म ऑफ बाइट, ओके। पूरा फाइल को रीड करना है इतना इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। और इसको रीड करके ये क्या करता है, ये रीड ऑल बाइट्स एक बाइट एरे रिटर्न करता है। तो इसीलिए हमको एक बाइट एरे में स्टोर करना है, से बाइट बी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज इक्वल्स टू, लिखा है कि FIS डॉट रीड ऑल बाइट्स, ओके। तो अब हमने रीड किया है फाइल को, और रीड करके उस फाइल के अंदर जितना बाइट्स है सभी को इस बी एरे के अंदर स्टोर कर दिया, ओके। तो अब क्या करना होगा, नंबर 5, ओके। अब जो है नंबर 5 स्टेप्स, ये जो बाइट एरे, इसको रेस्पॉन्स का, अभी जो पहले जो कर रहा था कि रेस्पॉन्स का गेट राइटर मेथड को कॉल करके उसमें अपेंड कर रहा था, लेकिन अभी उसमें नहीं करना है। अभी कहाँ पर अपेंड करना है कि रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का हमको आउटपुट स्ट्रीम रीडर को कॉल करना है, ओके। दैट इज गेट आउटपुट स्ट्रीम रीडर, ओके। गेट आउटपुट स्ट्रीम, इसको कॉल करना है, गेट आउटपुट स्ट्रीम।
तो हमने पहले तो फाइल इनपुट स्ट्रीम को कॉल किया था। ओके, तो ये स्ट्रीम ई ए होगा यहाँ पर, ई ए। तो आप कॉल करना है कि रेस्पॉन्स डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। तो गेट आउटपुट स्ट्रीम करने से वो रेस्पॉन्स मतलब ये क्लाइंट, रेस्पॉन्स का मतलब ये कहाँ पर जा रहा है, क्लाइंट में जा रहा है, क्लाइंट का हार्ड डिस्क में ये राइट कर देगा। ओके, आउटपुट स्ट्रीम क्या कर रहा है, ये क्लाइंट का हार्ड डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप वहाँ पर इसको राइट करना है। तो इसीलिए तो हम रेस्पॉन्स का गेट आउटपुट स्ट्रीम को कॉल किया, और पहले जो कर रहा था कि रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर को कॉल कर रहा था पहला प्रोग्राम में। तो गेट राइटर को कॉल करने से वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वो ब्राउज़र को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके, यही है दोनों का डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर जो दो डिफरेंस है कि रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स ब्राउज़र। और अब क्या कर रहा हूँ, अब रेस्पॉन्स डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम इसको कॉल कर रहा हूँ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है क्लाइंट का हार्ड डिस्क। ओके, रिप्रेजेंट्स हार्ड डिस्क ऑफ क्लाइंट। ओके, यही दोनों का डिफरेंस है। तो इसीलिए आप हमको गेट राइटर नहीं कॉल करना है, गेट राइटर होगा यहाँ पर। गेट राइटर। तो गेट राइटर अभी हमको कॉल नहीं करना है, हमको कॉल करना है गेट आउटपुट स्ट्रीम। तो वो क्लाइंट का हार्ड डिस्क में लिखेंगे। तो अब इसीलिए तो गेट आउटपुट स्ट्रीम कॉल किया, और इसके बाद लिखना होगा, दैट इज अभी तो लिखा नहीं है, जस्ट फाइल मतलब ऑब्जेक्ट को कॉल किया है। तो अब लिखना होगा, तो गेट आउटपुट स्ट्रीम करके ये एक रेफरेंस वेरिएबल में रख सकता हूँ, और यहाँ से डायरेक्टली हम जो इसके बाद जो राइट फंक्शन फिर से कॉल करना है, तो इसके बाद ही डॉट देकर राइट भी कॉल कर सकता हूँ, और इसको हम दो स्टेप में डिवाइड कर देता हूँ। ओके, गेट आउटपुट स्ट्रीम, और ये हम एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, दैट इज आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम से आउट इक्वल टू, हम इसको बोल दिया रेस्पॉन्स डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, और अब नंबर 6 है, हमको अभी राइट करना है, दैट इज नंबर 6 इज नाउ राइट। ओके, अब होगा आउट डॉट राइट। तो ये राइट फंक्शन सिर्फ बाइट को ही राइट कर सकता है। ओके, तो बाइट एरे भी राइट कर सकता है और बाइट भी राइट कर सकता है। तो हमने तो बाइट एरे लिया इसलिए कि ताकि ये आउटपुट स्ट्रीम इसको राइट कर सकता है, दैट इज राइट ऑफ बी। ओके, तो अब ये आउट डॉट राइट कॉल करने से ये फाइल अभी क्लाइंट का हार्ड डिस्क में राइट हो जाएगा। ओके, तो यही है हमारा स्टेप्स। तो पहले है हमको हेडर को सेट करना होगा, रेस्पॉन्स का हेडर। तो रेस्पॉन्स का हेडर का जो फंक्शन सेट हेडर, इसमें दो पैरामीटर है, नेम एंड वैल्यू। तो नेम है कंटेंट डिस्पोजिशन, ये फिक्स्ड है, और इसके बाद कॉमा देकर जो वैल्यू, इसका जो पहला पोर्शन है दैट इज अटैचमेंट, यह है डाउनलोड करने के लिए, और बाय डिफॉल्ट रहता है इनलाइन। तो अटैचमेंट के बाद एक सेमीकोलन देकर बोलना है फाइल का नाम, जो फाइल हम डाउनलोड करना चाहता हूँ, और इसके बाद हमको कंटेंट टाइप सेट करना है। तो कंटेंट टाइप डिफरेंट होगा, हम जो टाइप का फाइल हम डाउनलोड करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर बेस करके ये डिफरेंट होगा। तो टेक्स्ट फाइल के लिए तो टेक्स्ट HTML, और इमेज फाइल के लिए इमेज JPEG और इमेज BMP, और वीडियो के लिए वीडियो MP4,
और ऑडियो के लिए ऑडियो MP3, ओके, ऐसा करके। और इसके बाद हमको फाइल को रीड करना है, मतलब सर्वर का हार्ड डिस्क से फाइल को पहले रीड करना है। तो इसके लिए हमको फाइल इनपुट स्ट्रीम का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ओके, क्योंकि ये फाइल का टाइप तो कुछ भी हो सकता है, मतलब बाइनरी भी हो सकता है, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जो कि अब बाइनरी फाइल लेकर काम कर सकता है, ओके। तो अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तो रीड करना है, तो इसीलिए हम रीड ऑल बाइट्स फंक्शन कॉल कर रहा हूँ फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का। और ये बाइट एरे रिटर्न करता है, तो इसलिए हम एक बाइट एरे लिया है, बाइट बी। उसके अंदर इस जो बाइट्स रिटर्न किया इसको स्टोर कर दिया। और अब क्या करना है, अब इस बाइट एरे को राइट करना है कहाँ पर, क्लाइंट का हार्ड डिस्क में, ओके। ये तो हमने रीड किया सर्वर का हार्ड डिस्क से, और अभी इसी बाइट एरे को राइट करना है क्लाइंट का हार्ड डिस्क में, ओके। तो अब जो नंबर 5 स्टेप वो है, राइट करने के लिए हमको आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ओके। तो लेकिन ये आउटपुट स्ट्रीम आउट जो हम नॉर्मल बनाता हूँ, नॉर्मल जावा में जो करता हूँ, आउटपुट स्ट्रीम आउट इक्वल टू न्यू आउटपुट स्ट्रीम, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम आउट इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो करता हूँ, वो तो नॉर्मली हमारा हार्ड डिस्क से, मतलब करंट जो मशीन, करंट कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर का हार्ड डिस्क में लिखने के लिए वो है हम जो नॉर्मल करता हूँ, फाइल आउटपुट स्ट्रीम आउट इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो लेकिन अभी तो करंट कंप्यूटर में यह राइटिंग नहीं होगा, ये होगा क्लाइंट का कंप्यूटर में। तो इसलिए हम डायरेक्टली फाइल आउटपुट स्ट्रीम एफ आउट इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, हमको रेस्पॉन्स से आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ओके। तो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से हमको आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो इसीलिए रेस्पॉन्स डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम कॉल कर रहा हूँ। तो रेस्पॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा है क्लाइंट मशीन को, इसीलिए रेस्पॉन्स डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम कॉल कर रहा हूँ, ओके। तो अब जो गेट आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, मतलब आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट वो रिटर्न कर रहा है, ये क्लाइंट मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो अब ये जो आउटपुट रेफरेंस हमने स्टोर किया, इस आउट जो रेफरेंस वेरिएबल, आउट रेफरेंस वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है क्लाइंट मशीन को, ओके। तो अब आउट डॉट राइट करने से ये क्लाइंट मशीन में राइट होगा, ओके। तो ये है हमारा 6 स्टेप्स। तो आप इसको करके देखता हूँ, और फिर से एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, और इसका भी क्लोज कर दिया, क्लोज प्रोजेक्ट एंड फाइल न्यू डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, और इसका नाम दिया क्या, डाउनलोड 1 एंड फिनिश। और यहाँ पर एक सर्वलेट बना लेता हूँ, न्यू एंड सर्वलेट, और इसका नाम दिया सर्व1 एंड फिनिश। और ये कमेंट को हटा दिया, ओके। तो आप क्या करना है, क्या रेस्पॉन्स का कंटेंट को सेट करना है, दैट इज रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, ओके। तो सपोज हम एक इमेज फाइल को डाउनलोड करूँगा, तो इसीलिए कर रहा हूँ कि इमेज स्लैश से JPG, ओके। तो आप करना है कि हेडर सेट करना है, दैट इज रेस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, रेस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, ओके। यहाँ पर 2 पैरामीटर, वन इज नेम एंड वन इज वैल्यू, ओके। तो दोनों स्ट्रिंग है। तो पहला स्ट्रिंग में लिखना है कि कंटेंट हाइफन डिस्पोजिशन,
कंटेंट डिस्पोजिशन, कंटेंट का सी कैपिटल। तो अब जो सेकेंड पैरामीटर दैट इज अटैचमेंट और सेमीकोलन देकर फाइल नेम इक्वल्स टू, तो जो फाइल हम यूज़र को डाउनलोड करने दूंगा यही फाइल बोल सकता हूँ, और से एज ड्राइव का फाइल बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पर पिक्चर फोल्डर में कुछ फाइल है, से ये C7 ये फाइल हम डाउनलोड करने दूंगा। ओके, C7, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली अभी C7 बोल रहा हूँ, C7.jpg। ओके, jpg। ओके, तो अब ये कोटेशन। ओके, कंटेंट डिस्पोजिशन कॉमा अटैचमेंट सेमीकोलन फाइल नेम इक्वल्स टू C7.jpg। ओके, तो अब इस फाइल को रीड करना है, तो इसके लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये java.io पैकेज में है। फाइल इनपुट स्ट्रीम से fis इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और ये स्ट्रिंग फाइल नेम ये वाला कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ, और स्ट्रिंग में लेना है, ये हमको कहाँ पर है, एज ड्राइव के अंदर है, एज ड्राइव का पिक्चर फोल्डर में है। ओके, इसलिए h:/picture C7.jpg। ओके, तो हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, अभी रीड नहीं किया, अभी रीड करना है। तो रीड करने के लिए fis.read all bytes। ओके, रीड मेथड भी है और रीड ऑल बाइट्स भी है। ओके, रीड ऑल बाइट्स ये बाइट एरे रिटर्न करता है। रीड ऑल बाइट्स ये पूरा जितना बाइट है सभी को रीड कर सकता है, तो रीड ऑल बाइट्स, और ये तो बाइट एरे रिटर्न करेगा, इसके लिए बाइट बी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू fis.readAllBytes। ओके, तो अब हमको क्लाइंट में लिखना है, इसके लिए आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, दैट इज आउटपुट स्ट्रीम। ओके, आउटपुट स्ट्रीम, तो आउटपुट स्ट्रीम से आउट, तो ये भी java.io पैकेज में है, java.io.output स्ट्रीम, आउट इक्वल्स टू, तो अब रेस्पॉन्स से इस आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ओके, तो रेस्पॉन्स डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, तो ये जो रिटर्न करता है बेसिकली सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम रिटर्न करता है। ओके, सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम, तो ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम नहीं है, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम करने से वो तो हार्ड डिस्क में लिख देगा, मतलब करंट जो मशीन उसका ही हार्ड डिस्क में लिख देगा, लेकिन अभी तो करंट मशीन में नहीं लिखना है, मतलब अभी तो हम सर्वर में ये काम कर रहा हूँ, सर्वर का हार्ड डिस्क में नहीं लिखना है, इसको लिखना है क्लाइंट मशीन में। तो इसके लिए ये गेट आउटपुट स्ट्रीम कॉल कर रहा हूँ, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का, वो सर्वलेट आउटपुट स्ट्रीम रिटर्न करेगा जो क्या लिखेगा क्लाइंट में। ओके, तो अब हमारा आउटपुट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और इससे लिख देना है आउट डॉट राइट, और यहाँ पर ये जो बाइट एरे पैरामीटर है, ओके, तो हम बी पास कर दें, और ये कहाँ पर लिखेगा, क्लाइंट का मशीन में लिख देगा। बस ये है हमारा स्टेप्स। ओके, दैट इज 6 स्टेप्स, हमने जो बताया यहाँ पर 6 स्टेप्स, तो यही है यहाँ पर 6 स्टेप्स। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब देख रहा हूँ ये चल रहा है या नहीं। तो हमको तो यहाँ पर जो URL बोला है दैट इज S1 अगर किया, तो अभी अगर डायरेक्टली इसको चला दिया ये तो लोड नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर जाने के लिए हम एक फॉर्म बना लेता हूँ। तो डाउनलोड वन में राइट क्लिक करके न्यू एंड से HTML फाइल और index.html। ओके,
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में सिर्फ एक फॉर्म कर दूंगा। ओके, फॉर्म एक्शन इक्वल टू s1 और इसके अंदर सिर्फ एक इनपुट टाइप सबमिट इक्वल्स टू सबमिट। और इसके ऊपर एक हेडिंग दे सकता हूँ, दैट इज h2 डाउनलोड फाइल। ओके, तो इस फॉर्म में जस्ट हम एक सबमिट बटन दिया है और एक हेडिंग दिया है कि डाउनलोड फाइल, क्योंकि कुछ वैल्यू तो हमको सबमिट नहीं करना है, जस्ट हम इस सबलेट में जाना चाहता हूँ, तो इसीलिए यूआरएल तो देना पड़ेगा। इसके लिए इस यूआरएल में जाने के लिए जस्ट हम एक फॉर्म बनाया index.html और इसमें सबमिट बटन दे दिया। ओके, तो अब यूज़र सबमिट बटन में क्लिक करने से ही ये सबलेट 1 में चला जाएगा और ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ओके, अब इसको चला के देखता हूँ। इट इज़ रन एज एन सर्वर एंड फिनिश। ओके, तो अब हमारा इस पेज में चला गया, दैट इज़ index.html, और ये सबमिट बटन बोल रहा है और इसमें क्लिक करने से साइट कैन बी रीच्ड। यहाँ पर जो s1 एक्शन, यहाँ पर प्रॉब्लम है, दैट इज इलीगल state exception get writer has already been called। okay, get writer has already been called, यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर ये get writer जो हमने ये मैसेज दिखाया, ओके, ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ओके, तो ऐसा करने से ये एरर आ जाएगा, दैट इज get writer has already been called for this response। ओके, तो इसीलिए तो हमने तो यहाँ पर response डॉट गेट आउटपुट स्ट्रिंग को कॉल किया, इसके लिए इसके पहले गेट राइटर को हम कॉल नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए इस लाइन को हटाना होगा। ओके, इसको हटा दिया और इसको फिर से चलाता हूँ, दैट इज राइट क्लिक रन एज सर्वर एंड फिनिश। तो अब डाउनलोड फाइल एंड सबमिट। ओके, और ये फाइल डाउनलोड हो गया। ये जो c7.jpg ये हमारा हार्ड डिस्क में डाउनलोड हो गया और इस डाउनलोड फोल्डर में ये c7 चला गया और इसको खोल कर देख सकता हूँ। ओके, ये फाइल सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। तो ये पिक्चर फाइल डाउनलोड हुआ और अभी हम एक मूवी फाइल को डाउनलोड करके देखता हूँ। तो अब मूवी फाइल को डाउनलोड करने के लिए तो यहाँ पर हमारा मशीन में से एक मूवी फाइल है, से फॉर एग्जांपल ये H ड्राइव के अंदर से यहाँ पर D ड्राइव में एक मूवी है। तो ये एक मूवी है यहाँ पर, ये इसका टाइप है MP4। तो इसको हम डाउनलोड करके देखता हूँ। इसका साइज़ है 172 MB। ओके, तो यहाँ पर हमको लिखना होगा कि वीडियो स्लैश MP4। तो बाकी सब ठीक ही रहेगा और यहाँ पर फाइल नेम को चेंज करना है, दैट इज़ यहाँ पर D ड्राइव होगा, D:/ और इसका नाम को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मूवी 1 कर दिया। ओके, मूवी 1, इसको मूवी 1। ओके, तो अब बाकी सब ठीक ही रहेगा। अब जस्ट इसको चला के देखता हूँ, राइट क्लिक एंड रन एज सर्वर
एंड फिनिश। ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया, दैट इज फाइल नेम ये चेंज करना होगा, दैट इज होगा मूवी 1.mp4। ओके, तो अब फिर से चलाता हूँ, दैट इज राइट क्लिक, रन एज सर्वर एंड सेव कर दिया एंड फिनिश। ओके, तो अब डाउनलोड फाइल एंड सबमिट। यहाँ पर एरर देख लें, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन बोल रहा है कि movie1.mp4 movie1.mp4। और इसको फिर से चलाता हूँ, इट इज रन एज सर्वर। और ये डाउनलोड फाइल एंड सबमिट, और ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। इसका साइज 172 MB है और ये डाउनलोड हो गया। और इसको चला के देखता हूँ, दैट इज मूवी1 यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो अब ऐसा का क्या, चाहे जो भी हो फाइल यहाँ पर डाउनलोड कर सकता हूँ। ये कंटेंट टाइप को ठीक तरह से सेट करना होगा और ये फाइल नेम को बताना होगा, दैट इज वीडियो के लिए है video/mp4 एंड फाइल नेम हमारा है movie1.mp4। और ये हम डी ड्राइव के अंदर है d:/movie1.mp4। ओके, और बाकी सब स्टेटमेंट एक ही रहेगा, जस्ट ये कंटेंट टाइप को चेंज करना होगा और ये फाइल नेम को चेंज कर देना होगा। ओके, तो ये है हमारा फाइल डाउनलोडिंग। और नेक्स्ट है फिल्टर। तो ये फिल्टर क्या है, तो फिल्टर एक ऑब्जेक्ट है जो हम प्री रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग एंड पोस्ट रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग का टाइम में ये कॉल कर सकता हूँ, मतलब इसको रन कर सकता हूँ। ओके, फिल्टर एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ कब ये कॉल होता है, रिक्वेस्ट का पहले, रिक्वेस्ट जाने का पहले, सर्वलेट में जब रिक्वेस्ट जा रहा है उसका पहले, और जब सर्वलेट से रिस्पांस आ रहा है उसका बाद ये कॉल हो रहा है। ओके, मतलब सपोज यहाँ पर क्लाइंट है और यहाँ पर है सर्वर और सर्वलेट। ओके, ये क्लाइंट एंड ये है सर्वलेट। ओके, तो अभी हम देख रहा हूँ कि ये फिल्टर कैसे काम कर रहा है। तो सब क्लाइंट से जब रिक्वेस्ट जा रहा है तो अब हम इस दोनों का बीच में एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दूंगा, उसी को बोलता हूँ कि फिल्टर। ओके, तो ये जो रिक्वेस्ट जा रहा है तो ये सर्वलेट में जाने का पहले ये फिल्टर से पास होगा। ओके, मतलब फिल्टर ये रिक्वेस्ट को सर्वलेट में जाने देने का पहले ही इसको कॉल कर देगा। ओके, मतलब ये रिक्वेस्ट फिल्टर के अंदर से जाएगा और जाने के बाद ये सर्वलेट में पहुंच जाएगा। ओके, और उल्टा भी होगा, मतलब सर्वलेट से जब रिस्पांस आ रहा है, ये रिस्पांस आ रहा है सर्वलेट से। ओके, रिस्पांस, ये रिस्पांस जब आ रहा है ये भी फिर से फिल्टर के अंदर से जाएगा और चला जाएगा क्लाइंट में। ओके, मतलब फिल्टर कब कॉल हो रहा है, ये सर्वलेट में रिक्वेस्ट जाने का पहले और फिर से कॉल हो रहा है सर्वलेट से जब रिस्पांस आ रहा है उसके बाद। ओके, ये दोनों टाइम में ये कॉल होगा। तो ये फिल्टर हम कब यूज़ करता हूँ, ये जनरली यूज़ होता है वैलिडेशन चेकिंग के लिए, दैट इज इट इज़ यूज्ड मेनली, इट इज़ यूज्ड
mainly for checking validation of servlet. Okay, servlet actions. सर्वलेट में हम जो काम कर रहा हूँ उसका वैलिडेशन चेकिंग के लिए ये यूज़ होता है. ओके, ये बहुत ही यूज़फुल है. हम जो पहले देखा था कि हम जो लॉगिन कर रहा था, ये लॉगिन करने का टाइम में हमको तो चेक करना पड़ेगा कि यूज़र लॉगिन हुआ है या नहीं. ओके, मतलब सपोज एक वेबसाइट का बहुत सारे पेजेस हैं, मतलब प्रोडक्ट पेज है और भी बहुत पेज है. ओके, प्रोडक्ट पेज और ऑर्डर पेज. ओके, तो ये सब पेज है. तो ये है प्रोडक्ट पेज. ओके, प्रोडक्ट डॉट जावा, ये प्रोडक्ट पेज है. और ये है से ऑर्डर पेज, ऑर्डर डॉट जावा. ये सभी सर्वलेट है, सभी हैं सर्वलेट्स. और ये भी कुछ रिजल्ट पेज हो सकता है. ओके, रिजल्ट पेज. ओके, रिजल्ट डॉट जावा. तो ये 3 सर्वलेट्स हैं यहाँ पर. तो 3 सर्वलेट में जाने के लिए यूज़र को लॉगिन होना ज़रूरी है. सपोज यही कंडीशन है, तो मतलब क्या करना होगा कि हर पेज में तो चेक करना होगा कि यूज़र वैलिड यूज़र है या नहीं, मतलब लॉगिन वैलिड है या नहीं, ये हर पेज में चेक करना होगा. तो अगर ऐसा 1000 पेज है तो 1000 पेज के अंदर तो वो चेक करना होगा. तो चेकिंग तो हमने पहले क्लास में देखा था कि हमको सेशन क्रिएट करना पड़ेगा. http.getSession हमको यहाँ पर जो करना होगा कि http सेशन, यूज़र लॉगिन होने के बाद हम उस डेटा को तो सेशन के अंदर सेव कर रहा था, और हर पेज में हमको ये चेक करना होगा कि http सेशन hs इक्वल टू request डॉट गेट सेशन. ओके, और इसके बाद सेशन से हमको एट्रीब्यूट को निकालना है, दैट इज hs डॉट गेट एट्रीब्यूट. और इसके अंदर नाम देना है से यूज़र. यूज़र नाम से हम सपोज इस लॉगिन यूज़र नेम को स्टोर किया था. okay, मतलब सेट एट्रीब्यूट करके हमने स्टोर किया था. ओके, तो अब सभी पेज में, ये तीनों पेज में हमको ये करना होगा. पहले तो सेशन ऑब्जेक्ट बनाना होगा गेट सेशन से, और उसके बाद गेट एट्रीब्यूट से हमको सेशन का वैल्यू जो हमने स्टोर किया था इसको निकालना होगा. से ये तो एक स्ट्रिंग में होगा, दैट इज स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू दिस. ओके, तो अब इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना होगा, दैट इज स्ट्रिंग. ओके, ऐसा करके. और इसके बाद हमको चेक करना होगा कि इफ़ ये नेम अगर नॉट नल है, नेम नॉट इक्वल्स टू अगर नल है, तो हम बोल सकता हूँ कि ये वैलिड है, कि प्रिंट ये वैलिड. ओके, और एल्स नॉट वैलिड, एल्स प्रिंट नॉट वैलिड. तो यही काम हमको सभी पेज में करना है. जितना पेज है, सपोज 100 पेज है, 100 पेज के अंदर ये काम करना है. तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग है. हम सेम कोड लिख रहा हूँ बार बार, ऐसा करने का तो ज़रूरत नहीं. तो यही लाइन जो लिखा है, यही लाइन हम फिल्टर के अंदर लिख देंगे. मतलब यहाँ पर होगा क्लाइंट, तो ये है क्लाइंट. तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा तब तो वो रिक्वेस्ट फिल्टर के अंदर से जाएगा. ये है फिल्टर. ओके, तो क्लाइंट का रिक्वेस्ट तो फिल्टर के अंदर से जाना ही है, ये रिक्वेस्ट. ओके, और ये फिल्टर, एक ही फिल्टर को हम मल्टीपल पेज के लिए सेट कर सकता हूँ. ओके, मतलब ये जो कोड हमने लिखा है ये फिल्टर के अंदर लिख दूंगा. ओके, और ये अगर ये वैलिड है, मतलब ये यूज़र नेम अगर वैलिड है, तो हम फिल्टर से रिक्वेस्ट को इस प्रोडक्ट पेज में भेज दूंगा. ओके, मतलब ये जो
ये लाइंस होगा, ये सब फिल्टर के अंदर होगा, और ये भी ये हम नीचे कर देते हैं। और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ से इस प्रोडक्ट में पे चला जाएगा अगर ये यूज़र सही है तो, और यहाँ से भी ऑर्डर पेज में जाएगा, और यहाँ से रिजल्ट पेज में जाएगा। तो ऐसा करके ये काम होगा। और अगर यूज़र वैलिड नहीं है तो हम रिक्वेस्ट को जाने नहीं देंगे। तो ये रिक्वेस्ट कब जाएगा? इफ़ वैलिड, इफ़ यूज़र इज़ वैलिड। ओके, इफ़ यूज़र इज़ वैलिड तभी हम रिक्वेस्ट को जाने दूंगा। अगर यूज़र वैलिड नहीं है तो रिक्वेस्ट वापस आ जाएगा। ओके, इफ़ नॉट वैलिड, ओके, इफ़ नॉट वैलिड रिक्वेस्ट सर्वलेट में नहीं जाएगा। अगर यूज़र नॉट वैलिड है तो फिल्टर में ही रुक जाएगा। ओके, तो इसीलिए इसका नाम है फिल्टर, कि हम यूज़र को वैलिडिटी यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। अगर यूज़र वैलिड नहीं है तो हम रिक्वेस्ट को यहीं पर रुक दूंगा। यूज़र का रिक्वेस्ट इस सर्वलेट में नहीं जाएगा। ओके, फिल्टर में ब्लॉक हो जाएगा। और अगर यूज़र वैलिड है तो हम रिक्वेस्ट को सर्वलेट में जाने दूंगा। ओके, तो एक फिल्टर को हम मल्टीपल सर्वलेट के लिए सेट कर सकता हूँ, और उल्टा भी, मतलब एक से ज़्यादा फिल्टर को हम एक सर्वलेट के लिए भी सेट कर सकता हूँ। मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है कि सपोज यहाँ पर है क्लाइंट, यह है क्लाइंट और यह है सर्वलेट। ओके, यह है सर्वलेट, और इसके अंदर दोनों फिल्टर भी हो सकता है। ये फिल्टर 1 और यह है फिल्टर 2। तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रहा है, और फिल्टर 1 से फिल्टर 2 में जाएगा, और फिल्टर 2 से सर्वलेट में जाएगा। ओके, ये रिक्वेस्ट जा रहा है। तो सपोज हमारा काम एक फिल्टर के अंदर नहीं हो रहा है तो हम ब्रेक करके ये दो फिल्टर में डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, तो ऐसा भी कर सकता हूँ। तो ऐसा करके हम हमारा ऑपरेशन हम जो कर रहा हूँ वो दो फिल्टर में डिवाइड करके भी कर सकता हूँ। तो रिक्वेस्ट यहाँ पर जा रहा है, तो अगर सब कुछ सही है तो हम रिक्वेस्ट को दो फिल्टर के अंदर से फाइनली सर्वलेट में जाने दूंगा। और अगर सही नहीं है तो ये दोनों फिल्टर के अंदर किसी भी फिल्टर में हम वो ब्लॉक कर सकता हूँ। ओके, मतलब दो टाइप का वैलिडेशन हम दो फिल्टर में चेक कर रहा हूँ। तो एक फिल्टर का पहला फिल्टर का वैलिडेशन सेट हो गया, और दूसरा फिल्टर का वैलिडेशन हम सेट कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा फिल्टर का वैलिडेशन यहाँ पर वैलिड नहीं हुआ है, तो हम दूसरा फिल्टर में रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर सकता हूँ। तो ऐसा करके भी काम कर सकता हूँ। और यहाँ से रेस्पॉन्स आएगा, और ये रेस्पॉन्स ये क्लाइंट में चला जाएगा। ओके, दैट इज रेस्पॉन्स, और ये यहाँ पर से रेस्पॉन्स, और यहाँ पर से भी रेस्पॉन्स। ओके, तो ऐसा करके भी काम कर सकता हूँ। तो आप देखते हैं कि फिल्टर कैसे बनाता हूँ। तो आप फिर से एक प्रोजेक्ट को बना लेता हूँ। तो दैट इज फाइल, न्यू एंड डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, एंड इसका नाम दिया से फिल्टर से 4 एंड फिनिश। और इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू, एंड पहले एक सर्वलेट को बना देता हूँ, और सर्वलेट का नाम दे दिया सर्वलेट 1 एंड फिनिश, और इसका URL कर दिया S1, और कमेंट को नहीं चाहिए।
पहले हम चेक करता हूँ कि दो सर्वलेट के ऊपर मतलब मल्टीपल सर्वलेट के ऊपर एक फिल्टर कैसे काम करता है। मतलब पहले जो एग्जांपल दिया था ये यही एग्जांपल दैट इज मल्टीपल सर्वलेट होगा और इसके ऊपर एक ही फिल्टर काम करेगा। मतलब ये जो वैलिडिटी चेकिंग लॉगिन का जो वैलिडिटी चेकिंग ये जो हम कर रहा था यही हम फिल्टर से करूँगा। ओके, तो ये काम हमारा आसान हो जाएगा, सभी पेज में मल्टीपल टाइम्स सेम कोड लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 सर्वलेट बनाता हूँ, दैट इज सर्वलेट 2 और एक फिर से एंड सर्वलेट 3। ओके, तो 3 सर्वलेट बनाया। 3 सर्वलेट किस लिए कि एक सर्वलेट में हम सेशन को सेट करूँगा और बाकी 2 सर्वलेट में हमको चेक करूँगा कि वो लॉगिन वैलिड है या नहीं। ओके, तो इसीलिए पहले तो यूज़र को ये सर्वलेट में जाना होगा, ये सर्वलेट 1 में यहाँ पर वैलिडिटी चेक होगा। तो मतलब सेशन को हम सेट करूँगा, सेशन में यूज़र नेम को सेट कर दूँगा और उसके बाद यूज़र अगर सर्वलेट 2 और सर्वलेट 3 में गया तो तब हम फिल्टर को यूज़ करूँगा। ओके, तब सर्वलेट 1 पे हम सेशन को सेट करता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर एक HTML पेज को बना लेता हूँ, दैट इज HTML पेज और index.html। ओके, तो यहाँ पर एक फॉर्म बना लिया, फॉर्म एक्शन S1 और यहाँ पर यूज़र नेम input type equals to text and name equals to say U1 और यहाँ पर होगा input type equals to submit। ओके, तो हम एक ही डेटा ले रहा हूँ कि यूज़र नेम। ओके, तो अब सर्वलेट 1 में जाकर इसको इंफॉर्मेशन को ले लेता हूँ, दैट इज रिक्वेस्ट को यहाँ पर छोटा कर दिया, रिस्पॉन्स का ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसको रिस्पॉन्स और इसका नाम दे दिया सर्वलेट 1। तो पहले चेक कर लेता हूँ कि गेट पैरामीटर से दैट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड से यूज़र 1 and string user equals to request dot get parameter of user 1। ओके, तो अब अगर ये यूज़र ब्लैंक नहीं है, that is not user dot is blank, तो हम सेशन को सेट कर दूंगा, that is http session hs equal to request dot get session। तो http session को इंपोर्ट करना है javax dot servlet dot http और hs dot set attribute यहाँ पर से नाम दे दिया यूज़र एंड यहाँ पर यूज़र। ओके, तो अब सेशन सेट हो गया और अगर यूज़र वैलिड नहीं है मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है तो हम जस्ट एक मैसेज दे दूंगा कि अपेंड यूज़र नेम इज ब्लैंक। ओके, तो अब रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर हम सेट कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर
हम यहाँ पर index.html को ऐड कर दूंगा, डॉट से इंक्लूड कर देता हूँ, इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके, और यहाँ पर हम से कंटेंट टाइप को सेट कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप एंड टेक्स्ट स्लैश HTML। ओके, तो अब हमारा सर्वलेट 1 रेडी हो गया। और अब एक फ़िल्टर बनाना है, तो अब राइट क्लिक कर रहा हूँ, से न्यू एंड फ़िल्टर यहाँ पर। ओके, और इसका नाम दे दिया से फ़िल्टर 1, और ये फिनिश। ये फ़िल्टर 1 HTTP फ़िल्टर को एक्सटेंड कर रहा है और फ़िल्टर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, हमारा जो फ़िल्टर क्लास ये HTTP फ़िल्टर क्लास को एक्सटेंड कर रहा है और फिल्टर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो फिल्टर जो इंटरफेस, इसके अंदर जो मेथड्स रहता है, दैट इज ए डिस्ट्रॉय मेथड रहता है और डू फिल्टर नाम का एक मेथड रहता है। ओके, डू फिल्टर, तो यही पर हमारा प्रोसेसिंग होगा। तो और बाकी जो मेथड है दैट इज इनिट, इसको हमको रखना है, डिलीट नहीं करना है, इसको रखना है, लेकिन इसके अंदर कुछ काम हमको नहीं करना है, जैसे इसको रखने से ही चलेगा। ओके, काम जो करना है ये डू फिल्टर के अंदर। तो अब डू फिल्टर में एक फंक्शन हमको कॉल करना है, दैट इज चेन डॉट डू फिल्टर। यहाँ पर जो हम पैरामीटर पास कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 पैरामीटर है। दैट इज पहला पैरामीटर है सर्वलेट रिक्वेस्ट और दूसरा है सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट नहीं है, ये सिर्फ सर्वलेट रिक्वेस्ट है। ओके, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स। और एक पैरामीटर है दैट इज फिल्टर चेन इंटरफेस का एक रेफरेंस वेरिएबल है, दैट इज चेन। ओके, यह है फिल्टर चेन इंटरफेस। तो फिल्टर चेन इंटरफेस का एक मेथड है दैट इज डू फिल्टर। ओके, तो यहाँ पर भी 2 पैरामीटर हमको पास करना है, दैट इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। यही रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो हम पैरामीटर में पास कर रहा हूँ, वही सेम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हम डू फिल्टर में दूंगा। और ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कहाँ पर जाएगा, इसका नेक्स्ट सर्वलेट में और नेक्स्ट फिल्टर में। हम जो बोलूँगा इसका चेन में जो रहेगा, इसका चेन का नेक्स्ट में। ओके, इसका नेक्स्ट चेन में, मतलब इसका नेक्स्ट में जो सर्वलेट और भी अगर फिल्टर है कोई, उसमें जाएगा ये सेम रिक्वेस्ट। ओके, तो हम एक से ज़्यादा फिल्टर तो बोल सकता हूँ, ये हमने देखा था पहले। तो अगर एक से ज़्यादा फिल्टर बोला तो नेक्स्ट फिल्टर में जाएगा, और अगर इसके बाद ही सर्वलेट बोल दिया तो सर्वलेट में जाएगा। ओके, तो अभी हम एक ही सर्वलेट बोलूँगा इसका नेक्स्ट में, और एक ही फिल्टर ले रहा हूँ। ओके, यह है फिल्टर 1। ओके, तो अब ये जो चेन डॉट डू फिल्टर है, इसका पहले जो लाइन होगा वो कब एग्जीक्यूट होगा, ये रिक्वेस्ट जब जा रहा है तब। ओके, और इसका नीचे जो लाइन बोलूँगा वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब सर्वर से रेस्पॉन्स आ रहा है तब। ओके, तो ये हम एक डिवाइडर लाइन ऐसा समझ सकता हूँ। इसका ऊपर जो लिखूँगा ये होगा, ये कब एग्जीक्यूट होगा, ये रिक्वेस्ट जाने का टाइम में। ओके, एग्जीक्यूटेड व्हेन रिक्वेस्ट इज पासिंग। ओके, मतलब ये रिक्वेस्ट सर्वलेट में जाने का पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन। ओके, सर्वलेट में अभी नहीं जाएगा, तो सब कुछ ठीक होने से वो सर्वलेट में जाएगा। और इसका नीचे जो लाइन होगा ये होगा रेस्पॉन्स आने का टाइम में, व्हेन रेस्पॉन्स इज कमिंग, रेस्पॉन्स इज कमिंग। ओके, तो और ये चेन डॉट डू फिल्टर है, इसका एक डिवाइडर लाइन ऐसा करके हम समझ सकता हूँ इसको। ओके, तो अब हम पहले एक मैसेज देकर इसको चेक करता हूँ ये सचमुच एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो हम सिर्फ रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर करके इसको रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर
डॉट अपेंड करके एक मैसेज दे देता हूँ, दैट इज filter before servlet. Okay, filter executing before going to servlet. सर्वलेट में जाने का पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और इसका नीचे फिर से दे देता हूँ यहाँ पर, फिल्टर एग्जीक्यूटिंग आफ्टर कमिंग फ्रॉम सर्वलेट। ओके, तो इसको दे दिया, इसमें थोड़ा स्पेस कर दिया। और सर्वलेट 1 में ये हम कब एग्जीक्यूट करूँगा, सर्वलेट 2 एंड सर्वलेट 3 के लिए। ओके, ये सर्वलेट 1 को अभी एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, अभी चेक कर रहा हूँ ये सर्वलेट 2 एंड सर्वलेट 3 के लिए। तो हम सर्वलेट 3 में जस्ट एक मैसेज दे देता हूँ, इसको सब हटा दिया। यहाँ पर यह है सर्वलेट 2 और सर्वलेट 3 के लिए यहाँ पर भी सब हटा दिया। और इसके अंदर सर्वलेट 3। ओके, तो जस्ट ये मैसेज दिखाएगा सर्वलेट 3 के लिए और सर्वलेट 2 के लिए भी। तो अब ये सेट करना है कि सर्वलेट 2 एंड सर्वलेट 3 का पहले ये फिल्टर को एग्जीक्यूट करना है। तो वो कैसे करूँगा, ये जो यहाँ पर इस फिल्टर के ऊपर जो यहाँ पर भी एक एनोटेशन है, दैट इज @ऑफ वेब फिल्टर। ओके, तो अब इसको क्या करना है, इसको हमें फिल्टर 1 तो बाय डिफॉल्ट लिख देता है, यहाँ पर हमको S2 एंड S3 दोनों को ही बोलना है, क्योंकि दोनों सर्वलेट के लिए ही ये एग्जीक्यूट करना है। तो अगर एक URL पैटर्न बोल दिया तो ये तो एक सर्वलेट 2 के लिए चलेगा, लेकिन अगर मल्टीपल बोलना है तो यहाँ पर हमको लिखना है कि URL पैटर्न्स। ओके, जो हमने पहले भी लिखा था वेब सर्वलेट के लिए, तो यहाँ पर भी हम लिख सकता हूँ वेब फिल्टर के लिए भी। ओके, सेम पैरामीटर URL पैटर्न्स। और अगर 2 बोलना है तो ये ब्रेसेस के अंदर रखना होगा और कॉमा देकर स्ट्रिंग में डबल कोटेशन में बोलना है S3। ओके, तो अब ये बोलना है कि फिल्टर के ऊपर, मतलब इस फिल्टर के ऊपर हमको बोलना है ऐसा। ओके, @ऑफ वेब फिल्टर URL पैटर्न्स S2 S3 और S4 ऐसा करके हम बोल सकता हूँ। इसका पहला का URL पैटर्न सपोज S2 है। ओके, और इसका सेकंड का सपोज S3 है। ओके, ऐसा करके, और थर्ड का S4, ऐसा करके अगर URL पैटर्न दिया तो ये S2 एंड S3 के लिए ये फिल्टर चलेगा। ओके, S4 के लिए अभी सेट नहीं किया, हम कर भी सकता हूँ। ओके, तो अभी S2 एंड S3 दोनों के लिए ही चलेगा। तो आप यहाँ पर कोई वैलिडेशन अभी नहीं है, जस्ट ये चलेगा। तो आप चेक करके देखता हूँ, दैट इज रन एज सर्वर। सर्वर में भी रिस्टार्टेड बोल रहे हैं। ओके, सर्वर रिस्टार्ट हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर फॉर्म आ गया। तो यूज़र नेम यहाँ पर कुछ भी बोल सकता हूँ, नहीं बोलने से भी चलेगा। ये सबमिट कर दिया। ये तो सर्वलेट 1 में गया। तो अभी हमको सर्वलेट 2 में जाना है, दैट इज S2। तो अभी ये चेक होगा। ओके, S2, तो यहाँ पर S2 इज नॉट अवेलेबल बोल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर सर्वलेट 2 में एक बार चेक करना, दैट इज S2। URL पैटर्न को हमने चेंज नहीं किया। और सर्वलेट 3 के लिए S3। ओके, अब इसको फिर से रन करता हूँ।
that is run as server and finish. ओके, तो अब यूज़र नेम कुछ भी दे दिया, सबमिट, और यहाँ पर S2 एंड एंटर, और ये फिल्टर चल गया। फिल्टर इज एग्जीक्यूटिंग बिफोर गोइंग टू सर्वलेट, एंड उसके बाद क्या हुआ, सर्वलेट 2 एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, और इसके बाद फिल्टर एग्जीक्यूटिंग आफ्टर कमिंग फ्रॉम सर्वलेट, हमने यहाँ पर जो दिया था। ओके, पहले ये फिल्टर एग्जीक्यूट हुआ, दैट इज ये, दैट इज फिल्टर एग्जीक्यूटिंग बिफोर गोइंग टू सर्वलेट। ये चेन डॉट डू फिल्टर का ऊपर हमने जो लिखा ये एग्जीक्यूट हो रहा है। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सर्वलेट 2 का जो हमने लाइन लिखा, सर्वलेट 2। ओके, मतलब ये रिक्वेस्ट सर्वलेट 2 में चला गया, और इसके बाद रेस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ पर यहाँ से रेस्पॉन्स आ रहा है, तो वो जा रहा है फिल्टर, फिल्टर 1 से, फिर से वो फिल्टर 1 से जा रहा है, और ये जो लाइन फिल्टर एग्जीक्यूटिंग आफ्टर कमिंग फ्रॉम सर्वलेट, ये एग्जीक्यूट करके ये क्लाइंट में चला गया। ओके, तो अब ये ऐसा मैसेज आ गया। तो सर्वलेट 3 से भी आएगा, दोनों के लिए किया है, सर्वलेट 3 से कर रहा हूँ, तब ये दिखा रहा है कि फिल्टर एग्जीक्यूटिंग बिफोर गोइंग टू सर्वलेट, उसके बाद सर्वलेट 3, उसके बाद फिल्टर एग्जीक्यूटिंग आफ्टर कमिंग फ्रॉम सर्वलेट। ओके, तो ऐसा करके हम मल्टीपल सर्वलेट के लिए हम फिल्टर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।